ट्रक लिए भी मैंने अड्डा के जो बुकलेट मिली थी वो सॉल्व किए थोड़े, और जो भी सर ने पढ़ाया 2024 कि मुझे एक बैच में इनरोल करना चाहिए, एंड मैंने एक्सप्लोर किया थोड़ा। तो मुझे आपकी वीडियो मैंने देखी थी, तो मुझे आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। जीके बहुत वास्ट है, जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए आपके लेक्चर्स, तो आई वुड एडवाइज़ कि सर के लेक्चर्स जो हैं वो सफिशेंट थे मेरे लिए। पीडीएफ जो आपने जीके में भी जो पीडीएफ्स दिए थे वो मोर देन सफिशेंट थे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस डिड कम फ्रॉम देयर। लगा रहे होते हैं, आपने मॉक लगाने की बात करी, तो मॉक अकॉर्डिंग टू यू कब से स्टार्ट कर देने चाहिए? मैं एक एडवाइस सजेस्ट करूँगी जिसमें मैंने थोड़ा मात खाया। अगर मैं अड्डा से प्रिपरेशन कर सकती हूँ तो मुझे वो लीप लेनी चाहिए, और उसका पे ऑफ भी मुझे सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ अड्डा 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। अब सीयूटी पीजी एलएलबी के रिजल्ट आने के बाद में आपको एक के बाद एक ऐसे पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। अभी एक पॉडकास्ट आपने देखा होगा जिसमें हमने कन्हैया से बात करी थी, कन्हैया रंजन से, जिनका स्कोर 270 था। तो इसी सीरीज में मैं आज गरिमा जी के साथ आया हूँ, और गरिमा जी की अगर हम बात करें तो इनका स्कोर 231 है। बात करेंगे गरिमा जी से। तो वेलकम गरिमा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ अड्डा में आके? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है अपने मेंटर्स से मिलना। इट फील्स फैंटास्टिक, स्पेसिफिकली बीइंग हियर एंड अड्डा जिससे मैंने प्रिपरेशन की। फाइनली अपने मेरा पूरा जर्नी यहाँ पे आके फाइनली आप लोगों से मिलके ख़त्म हो रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। सो गरिमा, जब रिजल्ट आया था तो कैसा लगा था? एक बार को ये था कि जब शाम को रिजल्ट आया तो हम लोग भी लाइव बने रहे काफ़ी देर तक, और वेबसाइट में ग्लिच था, सर्वर डाउन था, तो जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं देख पाए। सो क्या लग रहा था आपको कि क्या एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट क्या रहेगा? तो जब इससे पहले प्रोवेंशियल आंसर की आई थी तो मेरा स्कोर अराउंड 226 बन रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक ही जाना चाहिए, पर जब फाइनल आंसर की आई तो ये अच्छा हो गया कि मेरे 5 मार्क्स और बढ़ गए। एंड रिज़ल्ट के वक्त तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एनटीए ने रिज़ल्ट निकाला है या ये मजाक है, क्योंकि आई वॉज अवेक टिल 1:30 और तब तक मैं बार बार रिफ़्रेश करी जा रही हूँ पर रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। फिर फाइनली 1:32 के अराउंड मैंने फाइनली रिज़ल्ट देखा, और फिर मैंने वो गूगल फॉर्म भी भरा कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं अब तो अब आगे क्या प्रोसेस है, क्या होगा, मेरा सीएलसी होगा या नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूजन तो थोड़ी है, पर इट फील्स गुड कि फाइनली एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। 231 में सीएलसी कंफर्म है। दोबारा सीएलसी होगा फिर आपको बुलाया जाएगा। सो गरिमा, पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में एक बार मुझे थोड़ा सा बताओ कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा अब तक, कि आपने किस में वो रहा कि साइंस में थी आप, कॉमर्स में थी, आर्ट्स था, या कि कौन सा बैकग्राउंड रहा, वो पूरी एक बार आप अपनी जर्नी बताओ, एंड बाकी उसके बाद में हम बात करते हैं। तो सर 12th क्लास मैंने साइंस बैकग्राउंड से की है अलॉन्ग विद मैथ। सो आई टुक मैथ इन माई क्लास 12th। उसके बाद आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज। आई वॉन्टेड टू लुक इन टू द फील्ड ऑफ जुडिशरी एंड लॉ, बट क्लैट मैंने सोचा कि दूँ ना दूँ, मे बी आई शुड एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। तो मैंने अपने कॉलेज में यहाँ अशोका में इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ऑनर्स कर लिया। उसके बाद पर मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट लॉ की तरफ है अभी भी, और मुझे हायर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करने का थोड़ा मन है। तो मैंने बोला कि अब 3 इयर्स कोर्सेज देखती हूँ। तो मुझे DU LLB का कोर्स बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये करना चाहिए। तो मैंने फाइनली इसमें स्विच किया और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड फाइनली एग्ज़ाम दिया। तो आई एम प्लानिंग टू स्विच इनटू लॉ नाउ। गुड। सो एक बार मैथ्स बैकग्राउंड होने के बाद में लोग जनरली जो है वो बीटेक की तरफ जाते हैं, बट आपने लॉ क्यों चूज किया? कोई रीज़न था या कुछ ऐसा हुआ? आई एम फैसिनेटेड बाय द करियर। जेई क्यों नहीं? जेई इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे मैथ में एक उस टाइप का पैशन नहीं था। मेरा हमेशा पैशन पब्लिक सर्विस रिलेटेड एग्ज़ाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ रहा है, स्पेसिफिकली एग्ज़ाम्स विच आर रिलेटेड टू लाइक बीइंग विद द पब्लिक, अंडरस्टैंडिंग दैट स्फीयर ऑफ लाइफ। एंड फैमिली में भी मैंने मोस्टली
अपने फादर को भी सिमिलर लाइंस में देखा है बीइंग इन पब्लिक सर्विस, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक सिमिलर एग्ज़ाम देखना चाहिए। पर मैं अनश्योर थी, जैसे मैंने बोला आफ्टर माई 12th, तो मैंने इकोनॉमिक्स फाइनेंस लिया। बट फिर मैंने सोचा कि अगर अभी नहीं तो कब करूँगी, तो मैंने वो स्विच लेने का फाइनली डिसाइड किया अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके। और मतलब जो पसंद आता है, जो अच्छा लगता है, आई थिंक सो वो परस्यू करना चाहिए, और एक बार अपने लाइफ में उसको एक बार ऑप्शन को खुला रख के एक बार एक्सप्लोर भी करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक बार लॉ देख लेना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, तो आई एम प्लानिंग टू स्टडी मोर ऑफ दैट। ओके, फैमिली का सपोर्ट कितना है इसमें? लाइक आपको जब आपने जेई में नहीं जाने का सोचा एंड आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आई, तो तब क्या फैमिली ने बोला, और अब लॉ के लिए क्या फैमिली का वो सपोर्ट है? I believe like मेरी फैमिली हैज़ बीन रियली सपोर्टिव, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। कि आप अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, बिकॉज दे डेंट सी लाइक दीज करियर्स जेई और नीट एज द ओनली करियर्स दैट Okay. एग्जिस्ट। दे सॉ इकोनॉमिक्स एज अ गुड ऑप्शन, एंड उनको लगा कि इसमें फ्यूचर ब्राइट है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में, इसकी समझ बच्चे को होनी चाहिए। तो उनने मुझे बोला कि आप जाओ, आपको जो करना है आप करो। अगर आप कंफ्यूज भी हो, जैसे कॉलेज के बाद भी, अभी आई एम इन माई 3rd ईयर ग्रेजुएशन फाइनल, सो दे वर लाइक अगर आप कंफ्यूज हो तो एक बार आप उस ऑप्शन को देख सकते हो, लॉ को आप एक बार उसको समझ सकते हो और कर सकते हो, तो हम आपको छूट दे रहे करने की। तो फिर मैंने बोला कि मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, तो फाइनली आई जम्प्ड इनटू दैट। आई बिलीव फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंटीग्रल, अगर वो नहीं होता तो फिर आप स्विच का सोच भी नहीं सकते हो। तो कभी किसी को देखा लाइक लॉ में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे, तब ऐसा कुछ हुआ हाइट्स पे देखने के बाद में, या फिर सडन से कि मेरे को बस लॉ में जाना है, ऐसा कुछ हुआ? कोई इंस्पिरेशन लाइक दैट, ऐसा कुछ? आई बिलीव जैसे मैंने थोड़ी प्रिपरेशन, जैसे 2nd 3rd ईयर में अगर मैंने थोड़ा पॉलिटी पढ़ा, अगर मैंने देखा कि क्या पावर होती है अ पर्सन हु इज़ इन जुडिशरी, हु इज़ इन दीज सर्विसेज, उनके पास समाज में बदलाव लाने की भी क्या पावर होती है, उनको अपने लॉज लिटिगेशन की जो पावर होती है वो अगर सही हाथों में हो इंसान के, तो वो बहुत मैटर करता है। तो मैंने बोला कि जो अपब्रिंगिंग मेरी है उसके अकॉर्डिंग जो मेरी सोच है, अगर मैं ट्राई करूँ वो करियर में आगे बढ़ने का, तो मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि सिमिलर लाइंस पे जाना चाहिए। एंड जो हमारे सारे CGIs एक्सेट्रा हैं, उनको तो देखते ही रहते हैं, एंड आई हैव सीन जिस तरह का इम्पैक्ट उनका होता है, उससे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो आई बिलीव कि सीइंग दीज पीपल टेक दीज हाइट्स, एंड सो आई डिसाइडेड टू गेट इनटू दिस करियर। ओके, ग्रेट। सो गरिमा, लाइक अभी तक आपने ये सारी चीज़ें बताई, सो नाउ अब आते हैं प्रिपरेशन की तरफ। सो प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट करी थी? So, preparation, I started around the months of June, July, but seriously, I started thinking about this in the months of September. ओके Yes. ओके। सो लाइक प्रिपरेशन के टाइम पे एक होता है जनरली कि बच्चा जब फाइनल ईयर में होता है, 3rd ईयर में होता है, तब उसको बैलेंस किया जा सकता है। जैसे लाइक अभी आप हैं और आपने कॉलेज के असाइनमेंट्स हैं, इंटरनल्स हैं, बाकी की चीज़ें हैं, क्लासेस हैं, उन सबको मैनेज करके और प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया लाइक? तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आई सॉ कि अगर मैं यूट्यूब के थ्रू करूँगी तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है और टाइम भी निकलता जाता है हर दिन। अगर आप यूट्यूब में एक वीडियो देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखो, अगली वीडियो में उससे ज़्यादा भी करा सकते हैं। तो आपको समझ नहीं आएगा कि वेयर टू स्टॉप, कि कहाँ पे दिस इज़ सफिशिएंट। बिकॉज सिलेबस में तो बस लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये नहीं बताते कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अराउंड द एंड मंथ्स ऑफ 2024 कि मुझे एक बैच में इनरोल करना चाहिए। एंड मैंने एक्सप्लोर किया थोड़ा, तो मुझे आपकी वीडियो मैंने देखी थी, तो मुझे आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। जीके बहुत वास्ट है, तो मुझे लगा कि कंसोलिडेटेड वे में अगर मैं अड्डा से प्रिपरेशन कर सकती हूँ तो मुझे वो लीप लेनी चाहिए, और उसका पे ऑफ भी मुझे सफिशेंटली गुड लगा। तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि अड्डा के बैच के थ्रू आई विल ट्राई टू डू माई प्रिपरेशन, एंड दैट्स हाउ इट वॉज मैनेजेबल फॉर मी। अदरवाइज कॉलेज के साथ अगर आप मल्टीपल चीज़ें देखते रहोगे, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते रहोगे, तो आप हमेशा सिलेबस तो कभी ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। तो आई बिलीव टेकिंग अ बैच जो तभी स्टार्ट हुआ है, जिससे आप लेक्चर्स तभी देख पाओ, वो सबसे बेस्ट है। तो बैच में कौन सा बैच था आपका? मेरा लॉ महापैक था। लॉ महापैक था। सो लॉ महापैक बढ़िया ऑप्शन है। हाँ, काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि अगर आपको
पॉसिबल है कि अगर आपको कोई टॉपिक एक तरीके से समझ नहीं आया तो आप उसको दूसरी तरह से भी अगले बैच में पढ़ सकते हो, 2-3 बार भी पढ़ सकते हो, और लाइव में भी पढ़ सकते हो कि अगर मन कर रहा है कि हाँ आज लाइव लेक्चर देख लेते हैं। पर वो अगर आप नॉर्मल बैच लो तो वो उस तरह मैनेज नहीं हो पाता, तो इसीलिए मुझे लगा कि लॉ महापैक एक अच्छा ऑप्शन था। तो कितना टाइम आप कॉलेज के स्टडी में बिजी होती थी और कितना टाइम आप CUT PG LLB के लिए स्पेशली आपने निकाला हुआ था? आई बिलीव कि ये काफ़ी वेरी करता है। बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट आपको अपना स्केड्यूल मोल्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट क्लासेस आर देयर। आपको मोल्ड करना पड़ेगा कि आज एग्ज़ाम है, आज इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो एक मैं एडवाइस दूंगी कि आप अपना गोल बना लो कि आज ये करना है। ये मत सोचो कितना टाइम लगेगा, फिर अगर वो गोल कंप्लीट हो रहा है तो अच्छा है, वरना उस गोल को मैक्सिमम अगले दिन तक कैरी करो। पर अगर आपसे तब भी नहीं हो रहा तो मतलब देयर इज़ सम इशू, तो आपको उस पर वापस जाना चाहिए कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते इसलिए मुझसे नहीं हो रहा। तो आई बिलीव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अकॉर्डिंग सोचो, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग होता है कि किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए। कईयों के पास ड्रॉप ईयर होता है, उनके पास पूरा साल है। आप उनसे मत सोचो कि अरे वो 7 घंटा पढ़ रहा है तो मेरा नहीं हो सकता। ये सोचो कि अगर मैं 3 घंटा भी पढ़ रही हूँ हर दिन तो मैं डेडिकेटेडली पढ़ रही हूँ, लाइक मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ, मैं ज़्यादा ब्रेक्स नहीं ले रही हूँ। दैट 3 hours ऑफ स्टडी सीरियस इनफ to be equivalent to someone who's studying for 7 hours, but they are not studying as seriously as you. Right. So self belief is important. सेल्फ बिलीफ तो इम्पोर्टेंट है, बट आपने कितने आवर्स निकाले थे? I believe कि मेरी प्रिपरेशन में आई ट्राइड माई बेस्ट की 3 to 4 hours डेली? हाँ, 3 to 4 लाइक अगर 2 hours लेक्चर्स देख लिए तो 2 hours उनको रिवाइज कर लो। मीन्स कि यू मीन्स कि डेली के डेली रिवाइज करते जाना है? हाँ, रिवाइज Great. करना इंपॉर्टेंट है, वरना आप भूल जाओगे। जैसे हाँ. आपको तो पता ही है सर, यू टीच करंट अफेयर्स, Right. सो इफ आई हैव डन 1 month ऑफ सितंबर करंट अफेयर्स, अभी इन द नेक्स्ट मंथ आई विल फॉरगेट द नेम्स, बट मुझे रियलाइज नहीं होगा अनलेस आई रिवाइज। तो मंथली रिविजन इंपॉर्टेंट है, वरना क्या पता आप जनवरी में जाके सोचो आज सितंबर रिवाइज करते हो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब कुछ ही छूट जाएगा, तो आप पैनिक करने लगोगे। तो मंथली रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक करंट अफेयर्स, GK और इवन कंप्यूटर्स, क्योंकि इसमें थोड़ा लर्निंग का सब्जेक्ट है कंप्यूटर हमारे लिए। एक्सेल एट्सेट्रा, क्या क्या शॉर्टकट कीज़ होती हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली रिवाइज करोगे और आप डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे अगर आपको याद भी नहीं आ रहा, पर यू रेडी टू गो बैक टू दैट, तो यू विल डू वेरी वेल इन दिस एग्जाम। ग्रेट। सो अगर मैं बात करूं, क्वांट आपका 12th तक था, सो जनरली 90 to 80% में 80 to 90% स्टूडेंट्स को क्वांट में मैथ्स में दिक्कत आती है, बट आपके साथ में भी कुछ ऐसा ही था क्या? क्वांट का ऐसा था कि मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैंने पढ़ रखा है, एंड इस एग्ज़ाम में थोड़े ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनने हिस्ट्री एटसेट्रा में मेजर किया होगा, तो उनको थोड़ा इशू होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा पेपर में मुझे क्वेश्चंस थोड़े टफ लगे, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग लगे। तो इवन दो माई क्वांट वॉज स्ट्रॉन्ग, मैंने बोला कि ये क्वेश्चन में अगर मैं 5-6 मिनट लगा दूँ तो मेरे दूसरे क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो मैंने वो एनालाइज किया विद इन द पेपर, तो मैंने थोड़े क्वांट के क्वेश्चंस छोड़े भी। पर आई बिलीव कि क्वांट में अगर आप, इसमें सिलेबस काफ़ी सिंपल है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो और एक बार वो लगा लो, और उसके बाद अगर जो आपको टीचर्स आपको शॉर्टकट सिखा रहे हैं वो सीख लो, तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इट इज़ नॉट दैट टफ अगर आप एक्चुअली सीरियसली प्रिपेयर करोगे, अपने टीचर्स को कॉन्फिडेंस में लेके अच्छी तरह से हर दिन रिवाइज करोगे, शॉर्टकट्स रिमेंबर करोगे, स्पेशली इन अ सब्जेक्ट लाइक क्वांट, यू विल बी सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड। ओके। सो कई लोग ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स पे नहीं जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू क्या सीन, लाइक कैसा है? अकॉर्डिंग टू मी अ मिक्स ऑफ बोथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ अ CUET एग्ज़ाम, इट इज़ अ टाइम बेस्ड एग्ज़ाम। आपको टाइम का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको स्टेप मार्किंग के लिए कुछ भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको फाइनल आंसर चाहिए। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे, कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ज़्यादा सिंपल हैं, उनमें आप 1 मिनट में ट्रिक लगा दोगे तो वो क्वेश्चन सफिशिएंटली हो जाएगा। तो आपको दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, और अगर आपने ट्रिक्स रिमेंबर कर रखी है तो आपको उसमें इशू नहीं आना चाहिए। ओके। क्वांट को लेकर हो गया, रीजनिंग को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? रीजनिंग एक सब्जेक्ट था जो मुझे खुद से ही पढ़ना पसंद था,
तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ। रीजन क्या है उसको खुद से पसंद करने का? पता नहीं, जैसे जैसे मैं पढ़ती गई तो मुझे मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो मुझे लगा कि हाँ आई एंजॉय दिस सब्जेक्ट। तो इवन दो मुझे लगा कि दिस सब्जेक्ट इज ईजी फॉर मी, स्टिल मैंने जो भी उसके, जैसे अगर आप कैलेंडर के बारे में बात करो तो इफ़ दे आस्क यू क्वेश्चन कि टुडे वाज 15th August 2009, what will be the day on 15th August 2020, you won't go start calculating it। अगर आपको ट्रिक आती है तो आप इजीली सॉल्व करोगे। तो सिमिलर स्ट्रैटेजी टू क्वांट, अगर आपको ट्रिक्स आती, आप जैसे इस क्वेश्चन में आप ये नहीं सोच सकते कि 5 मिनट में सोचूंगा कि हाँ दिस डे दैट डे। आपको अपनी ट्रिक्स ऑन फिंगर टिप्स होनी चाहिए एंड सीधे सीधे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। एंड रीजनिंग में आपको थोड़ा मतलब खुद से भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इट्स वेरी वास्ट। तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको बस अपनी ट्रिक्स और अपना हर दिन का रिवीजन और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 10-15 क्वेश्चन भी हर दिन सॉल्व करोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ग्रेट। कंप्यूटर को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी? कंप्यूटर, मुझे थोड़ा डर था कंप्यूटर से, बिकॉज आई हैवंट डन कंप्यूटर एंड मैंने सिलेबस देखा तो एक्सेल एक्सेट्रा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब थोड़ा वास्ट लगा मुझे। पर फिर जब मैंने लेक्चर्स किए तो मुझे समझ आया कि मयंक सर ने पढ़ाया, या मयंक सर, तो कि इतना मटेरियल सफिशेंट है। अगर आप शॉर्टकट्स रिमेंबर कर लो, या फिर अगर आप जैसे आप भी बता रहे थे PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये फुल फॉर्म्स अच्छी तरह से याद कर लो तो आपका 80% सिलेबस हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि 100%, वो 20% के लिए अगर आप वास्ट सिलेबस पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 80% जो कवर करवा रहे हैं वो कर लोगे तो आप तब भी कट ऑफ मीट कर लोगे। तो आप अपना टाइम वेस्ट करने की जगह जो मटेरियल आपको मिल रहा है वो पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो कि एंड मोमेंट में आपकी ये गलती ना हो जाए कि हाँ मुझे आता था पर मैं दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रही थी कि अरे मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, एक्सेल के बारे में सब कुछ सीख लूँ। वो करने से बेटर है कि जो मटेरियल है खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ इसमें से 80% आएगा, मुझे बस 80% करने की ज़रूरत है। उस 20% के पीछे भागने से अच्छा है कि यू ऑलवेज डू व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो कंप्यूटर में ये भी ऑप्शन था PDF की फुल फॉर्म में? क्या क्या ऑप्शंस थे? मैं सेंटर के बाहर था। यस स्टूडेंट्स वर लाइक कि सर PDF की फुल फॉर्म आई थी। हाँ, आप अपने तो लाइव हाँ आपने कल ही रात को बताई थी और वो PDF की फुल फॉर्म आई थी। तो कंप्यूटर से भी ये कहा गया। सो उसकी फुल फॉर्म में वहाँ ऑप्शन में कहीं पहले दे दो फाइल था। हाँ बहुत याद आई होगी ना? हाँ उस समय याद आ गई थी कि हाँ चलो ये वाला तो पक्का है, ये तो आता ही है। गुड। कंप्यूटर के अलावा अगर मैं बात करूँ इंग्लिश को लेकर क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? इंग्लिश को लेके मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि रीडिंग के लिए ज़्यादा वास्ट एज आई सेड नहीं जाओ। आप हिंदू के भी 2 आर्टिकल्स अगर पढ़ लोगे तो आपको थोड़ी रीडिंग स्पीड बन जाएगी। फिर उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं कि आज हिंदू में ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, ये इडियम्स और फ्रेजेस थे। वो आप हर दिन अपने 5-6 महीने के नोट्स अगर रिवाइज कर लोगे तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एट्सेट्रा के लिए भी मैंने अड्डा के जो बुकलेट मिली थी वो सॉल्व किए थोड़े, और जो भी सर ने पढ़ाया था नाउन्स प्रोनाउंस एट्सेट्रा, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इंग्लिश के लिए इतना कॉन्सेप्ट इज़ मोर देन सफिशेंट। द मेन प्रॉब्लम इज़ कि कभी कभी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आ जाते हैं, पर अगर आप हर दिन वर्ड्स का लेक्चर देख रहे हो और हर दिन इडियम्स फ्रेजेस का लेक्चर देख रहे हो और वो रिवाइज कर रहे हो तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उससे। ओके गुड। सो इंग्लिश में कुछ एक्स्ट्रा आप सजेस्ट करना चाहो अगर कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? आई बिलीव जनरली स्टूडेंट्स को क्वांट और इंग्लिश और GK सेक्शंस में ज़्यादा दिक्कत होती है। आई बिलीव इंग्लिश में कंसिस्टेंटली हर दिन, जैसे मेरे लिए अदर देन स्टडिंग फ्रॉम द लेक्चर्स ऑफ महापैग, आई डिड कि यूट्यूब में जैसे मैंने बोला कि वीडियोस आते हैं कि आज हिंदू में ये वाला आर्टिकल से ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, ये इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। तो अगर वो हर दिन अगर आप पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि मोस्टली क्वेश्चंस हिंदू से ही आते हैं कि हाँ ये सारे, अगर आप 10 वर्ड्स भी हर दिन कर रहे हो, 5-6 इडियम्स भी कर रहे हो, तो 5 महीने में आपके पास एक बहुत अच्छी लिस्ट बन जाएगी। और वो बार बार कई बार वो वर्ड्स रिपीट भी होते हैं कि आपने जो 2 महीने पहले वर्ड पढ़ा था वो क्या पता आज लेक्चर में फिर से आ जाए, तो आपकी उसमें रिविजन हो जाएगी, तो आप इंग्लिश क्रैक कर पाओगे। और अपनी रीडिंग स्पीड थोड़े 1-2 आर्टिकल्स, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है न्यूज़पेपर में, 1-2 आर्टिकल्स भी पढ़ लोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह की इंग्लिश यूज़ होती है इन कॉम्प्रीहेंशन एट्सेट्रा, कैसे आप
थोड़े जो ऑप्शंस होते हैं उनको हटा के, उनको एलिमिनेट करके जो सही लग रहा है वो मार्क कर पाओगे, तो वो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्वांट की बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली, कंप्यूटर की बात कर ली। नाउ अब हम बात करते हैं कि आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम आते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की तरफ। सो जीके एंड करंट अफेयर्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी एंड कैसे आपने किया, और बाकी के स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? सो जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए आपके लेक्चर्स, तो आई वुड एडवाइस कि सर के लेक्चर्स जो हैं वो सफिशेंट थे मेरे लिए। पीडीएफ जो आपने जीके में भी जो पीडीएफ्स दिए थे वो मोर देन सफिशेंट थे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस डिड कम फ्रॉम देयर। तो कभी कभी जैसे मेरा ये प्रॉब्लम था कि आई थॉट क्या पता करंट अफेयर्स ज़्यादा हैं, Right. तो मैंने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, जीके को थोड़ा छोड़ दिया। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, बिकॉज पिछले साल करंट अफेयर्स ज़्यादा आए थे, इस बार स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, तो कुछ भी हो सकता है। तो जीके से डरना नहीं चाहिए। जो भी सिलेबस है, जैसे मैंने भी एज आई सेड मैंने लॉ महापैग ले लिया था, तो मुझे यहाँ वहाँ सोर्सेज पे नहीं जाना पड़ा। मुझे जो भी मंथली करंट अफेयर्स आ रहे थे, इंस्टेड ऑफ डूइंग डेली करंट अफेयर्स आई प्रेफर डूइंग मंथली करंट अफेयर्स। तो मैंने वो आपके वीडियोस देखे मंथली करंट अफेयर्स के लिए, वो रिवाइज़ किया। और अगर मैं अच्छी तरह से जो आपने जीके में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एट्सेट्रा करवाया था और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट्सेट्रा के बारे में पढ़ाया था, वो अगर मैं और अच्छी तरह से एक बार रिवाइज़ करती तो मेरा स्कोर और बढ़ सकता था। तो जो मटेरियल सामने होता है, जैसे मैंने गलती की कि मैं और सोर्सेज सोच रही थी कि क्या पता यहाँ से आ जाए वहाँ से आ जाए, वो डाइवर्सिफाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे आप पढ़ाते जीके, तो जो आप पढ़ा रहे हैं वो उस पर बिलीव करना चाहिए कि हाँ दिस इज़ मोर देन सफिशेंट, एंड वो बार बार रिवाइज करो। एंड कभी कभी एग्ज़ाम में ट्राई करो कि आपके फिंगर टिप्स पे हो कि हाँ मुझे याद है कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये ना हो कि हाँ आई एम कन्फ्यूज कि वॉज इट मणिपुर और वॉज दिस मेघालय। Right. तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जीके ट्रिक्स के साथ इजी है या कॉन्सेप्ट के साथ में जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो? नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज ट्रिक्स में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एम में था क्या, विच कंट्री, विच स्टेट वॉज इट, राइट। एंड तो आई बिलीव कि ट्रिक्स से बेटर है कि वो मटेरियल, एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग ट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो मटेरियल इतना है ही नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप 4 महीने में भी वो मटेरियल पढ़ रहे हो तो आप आराम से वो 4 महीने में भी कवर कर सकते हो, पर आपको वो कवर करना पड़ेगा टू एक्चुअली क्रैक द एग्ज़ाम। ये नहीं सोच सकते कि हाँ चलो जीके अभी तब पढ़ी थी, पर बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम के टाइम पे ही अगर देखा जाए जनरली तो आपके असाइनमेंट्स का टाइम होता है और आपके इधर सीयूटी पीजी एलएलबी की एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होती है, एग्ज़ाम बहुत पास लगता है, फिर लास्ट में क्या उस चीज़ को कैसे, मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है? तो जो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम था तभी मेरे सारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे। ओके। तो एक इशू वो हो गया था कि अब मैंने गलती से देहरादून का सेंटर डाल दिया था, तो मुझे देहरादून ट्रैवल करना पड़ा वापस दिल्ली जाने की जगह। तो मैंने देहरादून वापस ट्रैवल किया, तो थोड़ा पैनिक लगा मुझे, पर मैं एक एडवाइस सजेस्ट करूँगी जिसमें मैंने थोड़ा मात खाया कि आप अपने मॉक्स पे बहुत ध्यान दो। लास्ट 10 डेज़ पे सीरियसली बैठ के मॉक्स दो, टफ़ मॉक्स भी दो, क्या पता पेपर टफ़ आ जाए। तो बैठो, अपने मॉक्स दो, स्ट्रैटेजी देखो, आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है मॉक करने की कि आप पहले सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हो, फिर रिव्यू क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हो, या एक क्वेश्चन पे अटक के वो सॉल्व करना आपका टाइम सेव कर रहा है। सबके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो वो एनालाइज करना लास्ट 10 डेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनिक ना करना कि देयर इज़ सो मच टू डू, बस जो मटीरियल है उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव कि स्टूडेंट्स जहाँ पे मात खा जाते हैं इसकी, यू स्टार्ट पैनिकिंग अबाउट द एग्ज़ाम कि होगा नहीं होगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बस जो सामने है वो करने की कोशिश करो, आसपास की बातें मत सोचो, टोन डाउन दैट नॉइस एंड फोकस ऑन जो भी आपके सामने मटेरियल प्रेजेंट है, एंड डोंट पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम, अदरवाइज यू विल लूज अ ह्यूज चंक ऑफ मार्क्स। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि आप कैसे मेंटल पीस को थोड़ा सा बैलेंस करके रखती थी, जब कभी तो ऐसा टाइम ज़रूर आता होगा कि एक तो कॉलेज की तरफ से प्रेशर है, कभी सीयूटी पीजी की भी प्रिपरेशन करनी है, तो फिर उसको कैसे आप बैलेंस करके रखती थी? आई बिलीव कभी कभी मुझे लगता था कि हाँ मुझसे हो ही नहीं रहा है, कि अगर मुझसे कोई शॉर्टकट कीज़ याद ही नहीं हो रही है, बार बार मैं भूल जा रही हूँ, तो मैं बोलती थी कि थोड़ी देर रुकती हूँ,
जो सब्जेक्ट मुझे अच्छी तरह से आता है उसकी एक बार रिविजन कर लेती हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर गलती से मेरे 2-4 मार्क्स कंप्यूटर में और कट जाएँ तो एटलीस्ट आई हैव अनदर सब्जेक्ट, आई हैव क्रिटिकल रीजनिंग टू मेक अप फॉर दैट लॉस इन मार्क्स। तो मैं अपने आप को कंसोल करने की इसी तरह कोशिश करती थी कि डोंट वरी, डोंट पैनिक, कि बहुत सारे तुम्हारे सीनियर्स ने भी एग्ज़ाम क्रैक किया है और सब मिस्टेक्स करते हैं, कभी आपसे एक सब्जेक्ट नहीं हो पाता है, उसके बारे में तब मत सोचो। क्योंकि अगर आप फोर्स करोगे अपने को कि हाँ मुझे अभी रट्टा मारना ही है, कि हाँ अभी सितंबर का जीके पूरा करना ही है, उस तरह नहीं होगा। आप अपने आप को टाइम दो, स्पेस दो, दूसरे सब्जेक्ट्स कर लो जिसमें आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये मुझे हो जाता है, बस इतनी थोड़ी और मेहनत करनी है, उसमें वो मेहनत कर लो। फिर अगले दिन देन वेक अप अगेन एंड देन स्टार्ट डूइंग दैट जीके अगेन। तो बहुत डिफरेंस पड़ेगा। कुछ मुझे भी लगता था कि हाँ आज मुझसे हो ही नहीं रहा है, मुझसे रिवाइज होएगा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं हो रहा। तो मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देती थी और उसके बाद फिर वापस उस सब्जेक्ट को रिविजिट करती थी। एक सिचुएशन वो भी आती है कि जब हम मॉक लगा रहे होते हैं, आपने मॉक लगाने की बात करी, तो मॉक अकॉर्डिंग टू यू कब से स्टार्ट कर देने चाहिए? एक सही टाइम क्या होता है कि अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, इस टाइम तक सिलेबस ख़त्म करो, इस टाइम तक रिवीजन करो, फिर आप मॉक लगाओ? क्या क्या स्ट्रेटजी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 2 महीने पहले से, अगर आपका सिलेबस हुआ भी नहीं है, 2 महीने बचे एग्ज़ाम के लिए, तब भी आप मॉक लगा लो। क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या पता आप उस सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो जिससे उतने क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो आपको बाद में इशू होगा ही ना। तो अगर आप मॉक्स लगाओ, थोड़ा एनालाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फिर इन द लास्ट 2 मंथ्स यू कैन डिसाइड कि चलो ये टॉपिक हो ही नहीं रहा है तो इसको छोड़ सकते हैं। आप किसी और जो जिसका ज़्यादा वेटेज है उस टॉपिक पे फोकस कर सकते हो। जैसे अगर मैथ में अगर देयर इज़ अ टॉपिक लाइक मेंसुरेशन, वो टॉपिक बहुत रेयरली आएगा, या फिर अगर देयर इज़ अ टॉपिक लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उससे एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं छोड़ोगे ना। तो उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 2 मंथ्स में आपको मॉक्स लगाने चाहिए। इट डजेंट मैटर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है नहीं किया है, तब आप अपनी बहुत अच्छी तरह से सिलेबस पढ़ भी पाओगे कि यू कैन हैव द ऑप्शन कि हाँ चलो ये नहीं हो रहा है। इमेजिन दैट यू स्टडी दैट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो आएगा ही नहीं, जिससे एक क्वेश्चन आएगा और उसके बदले आप 5 क्वेश्चन वाला छोड़ दोगे क्योंकि आपको सब कुछ कंप्लीट करना था। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी आइडियल सिचुएशन फॉर यू ऑल्सो। तो आई बिलीव कि लास्ट 2 मंथ्स में जितने मॉक्स लगा सको, जितनी अच्छी तरह से, जितना कामली बैठ के बिल्कुल एग्ज़ाम सिचुएशन में कर सको, उतना करना चाहिए। और मॉक में कभी मार्क्स कम आते होंगे, कभी मॉक्स में मार्क्स अच्छे आते होंगे, तो फिर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती थी? क्या क्या स्ट्रेटजी होती थी कि यार इसमें कम आ गया, अब यार बस हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, अभी इसमें मॉक्स में मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो अब छोड़ देते हैं यार, मेरे बस की नहीं है? ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसा होता है, बट मतलब फिर आप बात करते हो कि हो ही नहीं रहा है, तो फिर थोड़ा पुश मिलता है फैमिली से भी कि नहीं, यू हैव डिसाइडेड टू डू दिस, व्हाई स्टार्ट? या राइट। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कई बार। पर मुझे जैसे अगर मैंने एक मॉक दिया तो मैं उसके बाद ट्राई करती थी कि हाँ इंग्लिश में मे बी प्रेपोजिशन या कंजंक्शन में गलती हो रही है, इसमें क्या लगना चाहिए वो समझ नहीं आ रहा है। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या पता ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शंस तुम्हें लग रहे हैं सही हैं पर तुम गलत मार्क कर दे रही हो, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक्स उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं कि आपको पता चल जाता है कि आपका वीक एरिया कहाँ पे है। तो मॉक्स आई थिंक सो ऐसे डिसहार्टनिंग वे में तो कभी भी नहीं लेने चाहिए, इस वे में लेने चाहिए कि हाँ अब मुझे अपनी गलती पता चल गई है, अब मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज इफ़ यू डोंट ट्राई इम्प्रूविंग, आप वहीं पे अटके रहोगे। बट इफ़ यू पुट इन दैट एफर्ट, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यू डू बेटर देन वेयर यू वर एट। तो आपके लिए क्या सिचुएशन ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप सल्व करो या फिर आप जो आपने गलती कर दी है उसको बेहतर करने की कोशिश करो। तो मैं इस माइंडसेट से सोचती थी। तो आप बेहतर करने का ट्राई करते? हाँ, आई ट्राइड। देयर वर डेज की नहीं लगता था कि होगा ही नहीं, तो फिर दूसरे लोगों से बात करो, थोड़ा अपना मूड हल्का करने की कोशिश करो। एवरेज मॉक स्कोर क्या रहता था आपका? अराउंड 200 एंड मोर। ओके। या अड्डा के मॉक्स मैंने लगाए थे, तो इनिशियली तो मेरे बहुत ही गंदे स्कोर आ रहा था। कितना आ रहा था? मैंने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी तब, तो मेरा स्कोर आ रहा था अराउंड 150-160 एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट डन गरिमा। देन आई स्टार्टेड डूइंग मैथ, लाइक आई स्टार्टेड वाचिंग द लेक्चर्स प्रॉपर्ली, फिर मेरा स्कोर बढ़ा, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने जीके भी पढ़ना शुरू किया, उसकी वजह से मैंने कंप्यूटर भी पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके 200, 210 ऐसा स्कोर आने लग गया। तो आई वाज लाइक कि हाँ अब अगर कट ऑफ होगी भी तो मीट हो जाएगी, थोड़ा मुझे
लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ गया है. तो इनिशियली तो मेरे बहुत ही गंदा स्कोर था, बट आई डेंट फील डिसहार्टेंड. आई फेल्ट कि हाँ मैंने पढ़ा नहीं है, लेट्स स्टडी दैट. तो उसकी वजह से स्कोर मेरा इम्प्रूव किया. ओके. तो लाइक अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि 2026 के लिए कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सही टाइम है? क्या कितने टाइम में प्रिपरेशन की जा सकती है? क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अपनी कैचिंग पावर होती है, अपनी सारी चीज़ें होती हैं. कोई बहुत जल्दी कैच कर लेता है, कोई पढ़ने में बहुत सही होता है. तो फिर आप उनको पर्सनली क्या सजेस्ट करेंगी कि सही टाइम क्या है? हाँ, तो मैंने तो एग्ज़ाम दे दिया है, तो अगर मैं एक आउटर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो अगर आप जून, जुलाई, अगस्त थोड़ा स्टार्ट कर दो कि हाँ आपने सोच लिया है कि ये एग्ज़ाम देना है, तो थोड़ा सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दो. अभी से ही कर दो, टाइम उतना हाँ, नहीं है. ऐसा पॉसिबल है कि आप फंबल भी कर जाओ, कि आपको लगे हाँ नहीं अभी कर लूँगा मैं, कि बाद में चलो देखा जाएगा. ये मत सोचो. आप ये सोचो कि आपसे गलतियाँ हो सकती है इस प्रिपरेशन में, Right. तो सीरियसली उसको पढ़ना शुरू कर दो. और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लास्ट, जैसे सब कई लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होगा कि अभी आपने सोचा कि चलो लास्ट 6 मंथ में कि आई वांट टू डू LLB, तो आप थोड़ा कोर्स ले लो. क्योंकि अगर आप अलग अलग जगह पढ़ने जाओगे तो यूट्यूब में आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो. तो अगर आप बिल्कुल लास्ट लेगो प्रिपरेशन में, तो आप कोर्स ज़रूर लो और थोड़ा देखो कि हाँ कि उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा. पर अगर आपके पास पूरा 1 साल है तो आपके पास थोड़ा फंबल करने का टाइम भी है, पर आपको थोड़ा ये एक्सप्लोर करने का भी टाइम है. तो आप अपना अच्छी तरह से एनालिसिस करो, एक्सप्लोर करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो. और फिर अल्टीमेटली मेरे लिए तो अ कोर्स वर्कड, वरना मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ. तो वो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सम पर्सन कैन क्रैक दिस एग्जाम इन 4 months by studying diligently. Some person will take 1 whole year to study that same material. तो आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा इसके लिए एंड समझना पड़ेगा. एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है, लाइक मे बी आप ये बाद में देख रहे हो कि बिल्कुल एंड फेज है, पर आपको मन है कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आई बिलीव कि यू शुड टेक द लीप. यू शुड नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट एंड आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए. एंड जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बस कंसिस्टेंसी के साथ कर पाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप कॉलेज में हो तो जैसे आपने भी बोला कि एग्ज़ाम्स बीच में आ जाते, तो उसके लिए थोड़ा बफर रखो कि हाँ मैंने सोचा था कि आज मैं इंग्लिश पढ़ूंगी पर नहीं हो पाया बिकॉज मेरा दूसरा एग्ज़ाम भी था. तो डोंट फील डिसअपॉइंटेड, बट ऐसा भी नहीं हो कि हाँ चलो हो ही नहीं रहा, 15-20 दिन निकल गए. कीप अ बफर बट कीप अ रियलिस्टिक टाइमलाइन फॉर योर प्रिपरेशन. ओके. सो 2026 के लिए आपने बोला कि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए. अगर वो स्टार्ट करते हैं, आपने एक चीज़ बोली कि एक्सप्लोर करो. हाँ. सो आप तो एक्सप्लोर करके बैठी हो. Yes. So according to you, best option? According to me, the best option was taking the batch because the material I didn't have But to. batch कहाँ से? अड्डा 24/7 से ही मैंने लॉ महापैग लिया था. Okay. तो मुझे काफ़ी मदद मिली उससे. नहीं तो अड्डा के अलावा कभी आपने कुछ और ट्राई किया, कहीं कुछ देखा? नहीं, मुझे लगा कि जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे लगा कि अड्डा 24/7 मुझे अच्छा लगा. लाइक जिस तरह टीचर्स पढ़ा रहे थे, मुझे कॉन्सेप्ट्स, मैंने पहले क्वांट के लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए तो मुझे लगा कि हाँ मे बी ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं. फिर मैंने जीके के लेक्चर देखे कि हाँ चलो मुझे इनसे समझ आ रहा है. तो मैंने बोला कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट मोर थिंग्स, एक बार ले लेती हूँ, देख लेती हूँ. तो मैंने यही किया कि हाँ लॉ महापैग ले लो और अच्छी तरह से वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे. ओके. तो थैंक यू सो मच गरिमा, लाइक इतना कुछ आपने बताया अपने बारे में. सो बस जाते जाते आप 2026 वाले एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहोगी कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी होता है, टफ होता है, या फिर कैसे उसको करना चाहिए? जाते जाते टिप्स एंड ट्रिक्स एक बार. आई वुड से कि NTA को आप कभी गॉज नहीं कर सकते हो. कभी उनका मन होगा कि इजी एग्ज़ाम दे दिया, कभी मन होगा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम दे दिया. तो आपको बस अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए. और जो आपके सीनियर्स ने गलती की है, जैसे अगर मैंने मॉक अच्छी तरह से ना लगाने की गलती की है, तो वो आपको उनसे सीखना चाहिए कि हाँ कि ओके शी मेड दिस मिस्टेक, आई शुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक. तो हमेशा अपने सीनियर से थोड़ी एडवाइस लेनी चाहिए. आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि येस दे डिड दिस रॉन्ग, आई शुड नॉट रिपीट दिस. So I would suggest 3 things: that one should have consistency in their preparation. Second,
don't feel disheartened in the middle of the preparation. Some students are able to study within the 3 hours, some students will take 7 hours. Take your 7 hours, don't feel sad about it. And the third is कि don't make my mistake that I didn't do mocks properly, so I panicked during the exam. तो ये पैनिक को प्रिवेंट करने के लिए मॉक्स दो, अच्छी तरह से बैठो, अच्छी तरह से प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करो. तो दीज आर द 3 मेन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू सो मच गरिमा. पूरी अपने बारे में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में सारी चीज़ें बताई. एंड होप कि ये चीज़ें जो हैं, ये जितने भी पॉइंट्स आपने बताए, इन बच्चों को भी हेल्प करेंगी. एंड थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much, sir. Your help really helped me get here. It was a very wonderful experience. सो बस लास्ट में मैं आपसे अड्डा के लिए 2 वर्ड्स आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल अड्डा को? आई एम ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे मेंटर्स मिले. सो देर इज़ अ सेंस ऑफ, एंड आई ऑल्सो फील कि अड्डा ने बहुत मेरी हेल्प की. तो द 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू से टू अड्डा इज़ दैट दिस वॉज अ वेरी हेल्पफुल पार्ट. Like my preparation would have been incomplete without Adda. So it was not only helpful, but I'm also grateful to be in contact with mentors who actually care for their students. That's what I would like to say. Thank you so much. Thank you so much, sir.